बंदिशें खुलते ही गोपाल दास फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। इरफान की लात खाने के बाद उसका आधा चेहरा और गर्दन खून में लिथड़ गई थी। वो खासा खूबरू जवान था, मगर उस वक्त किसी इंग्लिश हॉरर मूवी का कोई किरदार लग रहा था। उसने जिस्म का दौरान खून दुरुस्त करने के लिए तेजी से इधर उधर हाथ चलाए, फजा में छलांग लगाई और उछल उछल कर खुद को वार्म अप करने लगा। मैं इस दौरान में अपनी जगह जमा खड़ा रहा और उसकी एक एक हरकत को गौर से देखता रहा। उसके स्टाइल से अंदाजा हो रहा था कि वो कराटे में माहिर है। फिर उसने अचानक फजा में छलांग लगाई और किसी माहिर जिम्नास्ट की तरह अपने जिस्म से फजा में दायरे बनाने लगा। वो इतनी तेजी से घूम रहा था कि मैं उसकी फुर्ती पर अशश कर उठा। फिर अचानक वो मेरे सामने आ ठहरा और अचानक दाएं हाथ से मेरी गर्दन पर वार करना चाहा। मैं उसे झुकाई देने के बजाय फुर्ती से जमीन पर बैठ गया। अगर मैं ऐसा न करता तो बुरी तरह मार खा जाता। हाथ से वार तो उसने मुझे बहकाने के लिए किया था। उसे अंदाजा होगा कि मैं कदरे झुक कर उसका वार बचाऊंगा। अपने अंदाजे के ऐन मुताबिक उसने पूरी कुव्वत से ऐन उस जगह किक मारी जहां मेरा चेहरा होना चाहिए था, मगर मैं तो किसी नो आमोज लड़ाके की तरह बैठ गया था। वो अपने जोर में लुढ़क कर मुझ पर गिरा। मैंने उसकी पिंडली अपने हाथ में जकड़ ली और उसे बेदर्दी से झटका दिया। उसके मुंह से हल्की सी गुर्राहट नुमा आवाज निकली, मगर वो बेबसी से हाथ हिलाकर रह गया क्योंकि मैं उसकी पिंडली पकड़े पकड़े खड़ा हो गया था। मैंने कहा, मेरे पास जाया करने को वक्त नहीं है गोपाल, वरना इस मुकाबले को कुछ देर मजीद जारी रखता। ये कहकर मैंने उसकी पिंडली को मखसूस झटका देना चाहा, मगर उसने दूसरी टांग इस्तेमाल करके मेरी ये कोशिश नाकाम बना दी। मैंने उसकी दूसरी पिंडली भी जकड़ ली और उसकी टांगें पकड़कर कमरे में गोल दायरे में 2-3 चक्कर लगाए। मैं चाहता तो उसी हालत में उसे छोड़ देता। वो किसी भी दीवार से सर के बल टकराता और उसकी खोपड़ी बाश बाश हो जाती, मगर मैंने उसे फिर फर्श पर पटक दिया, मगर उसकी टांगें नहीं छोड़ी। गोपाल दास गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैंने कहा, मैंने अब तुम्हें जिंदा छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर तुम्हारी वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। यहाँ ड्रिल मशीन तो होगी? वो बोला, हाँ शायद ड्रिल मशीन मौजूद है। मैंने जब घर में पर्दे वगैरह लगाए थे तो ड्रिल मशीन लाया था। मैंने गोपाल को घूरते हुए कहा, वो ड्रिल मशीन यहाँ ले आओ। मैं पहले इसके दोनों घुटनों में सुराख करूंगा, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में रोशनदान बनाऊंगा और इसे इसी के हाई कमीशन के सामने फिकवा दूंगा। फिर मैं गोपाल से मुखातिब हुआ, कहा, हाँ भाई खुले शेर, अब क्या कबाहत है? गलियों के आवारा कुत्ते तुम पर अब भी भौंक रहे हैं। मेरी बात का जवाब देने की बजाय गोपाल दास हैरत अंगेज फुर्ती से खड़ा हो गया। झटके से उसने अपनी दोनों पिंडलियां छुड़वा ली थीं। दूसरे ही लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने 10 किलो वजनी हथौड़ा मेरे सर पर दे मारा हो। मेरी आंखों में लाल नीले पीले सितारे नाच गए। अभी मैं संभलने भी न पाया था कि उसने घुटने से मेरी नाफ पर इतनी जोरदार जरब लगाई कि मुझसे पैरों पर खड़ा होना दुश्वार हो गया। मैंने लड़खड़ा कर दीवार का सहारा लिया तो दीवार पर लगी हुई एक बड़ी सी सीनरी का फ्रेम मेरे हाथ से टकराया। मेरा जहन उस वक्त बुरी तरह चकरा रहा था, मगर उस वक्त भी मुझे इतना होश था कि मैं गोपाल दास की नकलो हरकत को देख रहा था। मैंने हाथ में आने वाला फ्रेम झटके से उतार लिया और गोपाल दास जूं ही आगे बढ़ा, मैंने पूरी कुव्वत से वो फ्रेम उसके सर पर रसीद किया। शीशा टूटने का छन्नाका हुआ और उसके साथ ही तस्वीर का फ्रेम गोपाल दास की गर्दन में शिकंजे की तरह फंस गया। मेरी जायल शुदा तवानाई अभी तक बहाल नहीं हुई थी, मगर मैंने अपनी कमजोरी गोपाल दास पर जाहिर न होने दी और सर्द लहजे में कहा, अब तुमने अपनी जगह से जुम्बिश भी की तो फ्रेम के टूटे हुए शीशे तेज धार छुरियों का काम करेंगे। उसकी गर्दन पहले ही जख्मी हो चुकी थी। वो अपनी जगह पर साकित हो गया। मैंने एक हाथ से फ्रेम पकड़ा और दूसरा हाथ उठाकर उसकी कलाई जकड़ ली, फिर घुटने से उसकी नाफ पर उससे भी ज्यादा शदीद जरब लगाई जितनी उस हरामजादे ने मुझे लगाई थी। उसके मुंह से आह की आवाज निकली और वो लड़खड़ा कर रह गया। लड़खड़ाने से उसकी गर्दन मजीद जख्मी हो गई। मैंने कहा, अब बताओ तुम्हारे पास क्या अहम इंफॉर्मेशन है, वरना तस्वीर के इस फ्रेम को तुम्हारी गर्दन के गिर्द यूं घुमा दूंगा जैसे उंगली में अंगूठी को गर्दिश देते हैं। गोपाल दास के सूजे हुए होंठ फैल गए। उसने शायद मुस्कुराने की कोशिश की थी, फिर वो भर्राई हुई आवाज में बोला, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरी शर्त पर मिलेगी, वरना इस फ्रेम को अंगूठी की तरह घुमाओ या लट्टू की तरह। मैंने कहा, गोपाल दास, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि इबरत का नमूना बनाकर किसी कूड़े के ढेर पर फेंक दूंगा। हाँ, अगर तुम वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो तो तुम्हें आसान मौत मारूंगा। वो बोला, तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने एहतियात से फ्रेम उसकी गर्दन से निकाल लिया और उसके मुंह पर इतना जोरदार घूंसा मारा कि उसका बायां जबड़ा एक तरफ लुढ़क गया। उसकी शक्ल मजीद भयानक हो गई। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उस हरामजादे ने अब तक मेरा वक्त बर्बाद किया है। फिर तो झुंझलाहट में गोया मुझ पर जुनून तारी हो गया। मैंने पै दर पै उसके चेहरे पर कई खौफनाक पंच रसीद कर दिए। वो कम बख्त भी बला का सख्त जान था। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक दम तोड़ चुका होता। वो भी अपने पैरों पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा,
दुनिया को आखिरी बार देख ले गोपाल दास, मैंने तेरी हसरत भी पूरी कर दी। तू मुझसे दो दो हाथ करना चाहता था ना? उसने रुककर टूटे फूटे लहजे में कहा। मुझे खुशी है कि मैं किसी ऐरे गैरे के हाथ से नहीं मर रहा। मैंने कहा अगर तू अब भी जुबान खोल दे तो। उसने मेरी बात काट दी, बोला नहीं कामरान, अब इन बातों का वक्त नहीं रहा। ये कहकर वो चंद लम्हे आगे पीछे झूलता रहा, फिर कटे हुए दरख्त की तरह फर्श पर गिर गया। उसकी नाक और मुंह से खून बहकर कालीन में जज्ब होने लगा। फिर उसने एक झटका सा लिया और उसका जिस्म साकित हो गया। मैंने झुककर उसका जायजा लिया। वो जिंदगी से नाता तोड़ चुका था। मुझे उसकी कुव्वत इरादी पर हैरत हो रही थी। मेरे एक जोरदार घूंसे से न सिर्फ उसका जबड़ा टूटा था बल्कि गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। मुझे हैरत थी कि उसके बावजूद वो चंद लम्हे तक न सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा रहा बल्कि बात भी करता रहा। वो वाकई जीदार और सख्त जान आदमी था। रॉ का इंतखाब गलत नहीं था, बस वक्त और मौके की बात थी। अगर उसे मौका मिल जाता तो उसकी जगह मेरी लाश पड़ी होती। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि मजीद मुझे कितनी लाशें गिराना पड़ेंगी। मैंने अब तक इतने इंसानों को मौत के घाट उतारा था कि उनकी गिनती भी भूल गया था। ये दुरुस्त है कि उनमें अक्सरियत मुल्क के दुश्मनों की थी, मगर इंसान तो आखिर इंसान होता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथों मरने वाले तमाम इंसानों की रूहें एक दिन मुझे दबोच लेंगी। तभी इरफान की आवाज ने मुझे चौंका दिया। किस सोच में गुम हो गए कामरान? मैंने कहा कुछ नहीं, बाहर से तैमूर और विजय में से किसी एक को बुला लो। इरफान ने कहा आप ऐसा करें कि जरा बाहर जाकर ताज़ा हवा खाएं। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं खुद भी ताज़ा हवा की जरूरत महसूस कर रहा था, इसलिए खामोशी से बाहर निकल गया। लॉन में हर तरफ तारीकी थी। मैंने बाहर आकर दो चार गहरे गहरे सांस लिए तो मेरी खोई हुई तवानाई तेजी से बहाल होने लगी। जहन पर छाए हुए डिप्रेशन की गर्द छटने लगी और मैंने सोचा अगर गोपाल दास मेरे हाथों मारा गया तो क्या हुआ? मैं उसे न मारता तो वो मुझे मार देता, और एक वो ही क्या, मैं मुल्क के हर दुश्मन को खत्म करना चाहता था। थोड़ी देर पहले की सोच पर मुझे खुद ही हंसी आ गई। मैंने जिन लोगों को भी जहन्नम रसीद किया था वो इसके अहल थे। उन्हें क्या हक पहुंचता था कि वो मेरे मुल्क में आकर कत्लो गारत गरी करें, मेरे मुल्क को तबाह करने की साजिश करें। मैंने बंगले के बरामदे में खड़े होकर लॉन का गौर से जायजा लिया, मगर तैमूर और विजय दोनों ही ऐसे गायब थे जैसे वहां मौजूद ही ना हो। अचानक मेरी बाईं जानिब से तैमूर की आवाज सुनाई दी। क्या बात है कामरान, क्या कोई गड़बड़ हो गई? मैंने कहा गोपाल दास मेरे हाथों मारा गया है। अभी विक्रम और प्रताप बाकी हैं। मैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैं उन तीनों की लाशें इंडियन हाई कमीशन के सामने फेंकना चाहता हूँ। तैमूर ने हंसकर कहा तुम कहीं नशा तो नहीं करने लगे? ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी है मेरे भाई। हमारे पास इन फिल्मी चोंचलों के लिए वक्त नहीं है। अभी हमें ग्लोरिया और शाजिया का सुराग लगाना है। इंडियन हाई कमीशन के नजदीक जाने का रिस्क लेना जरूरी तो नहीं, फिर उन्हीं के लोगों की लाशों के साथ। इन लाशों को कहीं भी फेंक दो, इंडियन हाई कमीशन को बहरहाल इल्म हो जाएगा और वो ये भी समझ जाएंगे कि इन्हें मारने वाले भी तुम ही हो। गोपाल दास को तुम्हारे लिए ही तो हायर किया गया था। तैमूर की बातें दिल को लग रही थीं। अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत ही क्या थी? अभी तो मुझे एंथनी और जेरल्ड से भी निपटना था, फिर ग्लोरिया और शाजिया के बारे में भी मालूम करना था। मैंने कहा तुम ठीक कहते हो, हमें वाकई इन फजूलियात में नहीं पड़ना चाहिए। फिर मैं कुछ सोचकर बोला मेरा ख्याल है कि अभी विक्रम को जिंदा रहने दें। हमारे लिए ये ठिकाना भी बुरा नहीं है। वकार का फ्लैट हमारे लिए मुनासिब नहीं। तैमूर ने कहा यह ठिकाना तो बेहतरीन है, मगर विक्रम को सर पर मुसल्लत रखने की क्या जरूरत है? उसने यकीनी तौर पर बंगला किराए पर लिया होगा। मालिक मकान से हम कुछ भी कह सकते हैं कि हम नवीद साहब के मेहमान हैं। वो कुछ अरसे के लिए कराची से बाहर गए हैं या मुल्क से ही बाहर गए हुए हैं। अगर उसने ये बंगला खरीदा होगा तो हमारे लिए ये मसला भी नहीं होगा। रहे उसके मुलाकाती तो उनसे इरफान निमट लेगा। आखिर वो भी तो एक अरसे से विक्रम के साथ काम कर रहा है। तैमूर की ये बात भी दुरुस्त थी। विक्रम को जिंदा रखने का मतलब यही था कि हम पर एक इजाफी जिम्मेदारी मुसल्लत हो। मैं इस सिलसिले में इरफान से मजीद बात करना चाहता था। मैंने तैमूर से कहा तुम विजय को अंदर की सूरत हाल बता कर आ जाओ। उसे कहना कि पूरी तरह चौकस रहे। ड्राइंग रूम की सूरत हाल ज्यों की त्यों थी। बस इरफान ने गोपाल के चेहरे पर कोई कपड़ा डाल दिया था। विक्रम यूं सहमा बैठा था जैसे उसके साथ भी यही सलूक होने वाला हो। मैंने इरफान से पूछा प्रताप कहाँ है? वो बोला अभी तो वो आसमानों की सैर कर रहा होगा। मैंने उसे खामोश रखने के लिए नॉकआउट कर दिया है। मैंने कहा कहीं वो मर तो नहीं गया? एक साथ दो दो लाशें ठिकाने लगाना भी मसला होगा। फिर मैंने विक्रम की तरफ देखा। वो मजीद सहम गया और थूक निकल कर बोला कामरान साहब, मैंने तो आपके साथ पूरा ताउन किया है। मैं तो गोपाल का पता बताने को भी तैयार था, मगर वो खुद ही यहाँ गया। मैंने सर्द लहजे में कहा बातें तो तुम भी बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। मेरी ये शर्त है वो शर्त है, इतने $1000 चाहिए, पहले अमेरिका का वीजा चाहिए। मैंने उसकी नकल उतारी, फिर कहा वीजा क्या मेरी जेब में पड़ा था जो मैं तुम्हारे पासपोर्ट पर लगा देता? इसे तुम ताउन कहते हो? उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई।
बोला, इसका मतलब है कि आप अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। मैंने उसे घूरते हुए कहा, वादा पूरा करने का मौका ही कब आया है? वो बोला, तो क्या आप मुझे भी? मैंने सर्द और शफाक लहजे में कहा, हाँ, मेरे मुल्क में गलत इरादे से दाखिल होने वाला हर शख्स मेरे मुल्क का दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। क्या तुम लोग हमारे साथ कोई रियायत करते हो? इसी दौरान मैं तैमूर अंदर आ गया। मैंने उससे कहा, इस लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो, मैं तो इन हरामजादों के मुर्दे ढो ढो कर थक गया हूँ। वो बोला, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे विक्रम ही की गाड़ी में ले जाता हूँ, अपनी गाड़ी को इसके खून से नापाक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, जरा एक नजर इनके दूसरे साथी पर भी डाल लें। लगता है इरफान ने जोश में आकर उसका भी काम तमाम कर दिया है। मैं और तैमूर दूसरे कमरे में पहुंचे तो प्रताप बेसुध पड़ा था, मगर वो जिंदा था। अचानक तैमूर ने मुझसे कहा, कामरान, विक्रम के साथ हमें 3 बेगुनाह अफराद को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हम उसके मुलाजिम, उसकी बीवी और चौकीदार को भूल रहे हैं। मुलाजिम के जिक्र पर मैं भी चौंक उठा। मैंने कहा, यार एक बात समझ में नहीं आई, चौकीदार को तो तुम लोगों ने काबू कर लिया था, मगर अभी तक मुझे मुलाजिम या उसकी बीवी दिखाई नहीं दी। कहीं वो लोग छुपकर हमारी कार्रवाई तो नहीं देख रहे थे, फिर मौका मिलते ही फरार हो गए हों? वो बोला, नहीं, ये तो कंफर्म है कि हमारे बाद इस बंगले से चिड़िया का बच्चा भी बाहर नहीं गया। इस बंगले की पुश्त पर दूसरा बंगला है, दाएं बाएं भी बंगलों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। वो लोग लॉन में भी निकलते तो हमारे हत्थे चढ़ जाते हैं। वो सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद होंगे। मैंने कहा, इस सूरत में हमें विक्रम को उस वक्त तक जिंदा रखना होगा जब तक वो उन मुलाजिमीन को यहाँ से रुखसत न कर दे। मैंने तो उसे बता दिया है कि अब मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम उसकी सिफारिश कर देना ताकि उसे किसी किस्म का शुबा ना हो। फिलहाल उन दोनों को कहीं ठिकाने लगाओ। ये कहकर मैं वापस ड्राइंग रूम में आ गया। तैमूर भी मेरे पीछे पीछे ड्राइंग रूम में चला गया। मैंने उसे सोफे पर बैठता देखा तो कहा, बैठने का वक्त नहीं है तैमूर, अभी तुम्हें पूरी 3 लाशों को ठिकाने लगाना है। तैमूर ने अनजान बनकर पूछा, तीसरा कौन है? मैंने कहा, तुम शायद विक्रम को भूल रहे हो। तैमूर ने कहा, इसे क्यों? हमने तो इसे जिंदा छोड़ने का वादा किया है। ये और बात है कि इसके जरिए काम नहीं हुआ, मगर वादा तो बहरहाल वादा होता है। इसे रकम मत दो, मगर इस बेचारे को जिंदा तो छोड़ दो। इसने हमारे साथ पूरा पूरा ताउन किया है। विक्रम जल्दी से बोला, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैंने कहा, तुमने हमारे आने से पहले अपनी मुलाजिमा को खाना तैयार करने को कहा था। पहले तो खाना मंगवाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने विक्रम से यूं कहा जैसे सिर्फ खाने की दावत पर यहाँ आया हूँ। विक्रम ने कहा, मुझे हैरत है कि अब तक वो या उसका शौहर यहाँ आया क्यों नहीं। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा, कहीं वो लोग किसी हादसे का शिकार न हो गए हों। यहाँ खासा हंगामा हुआ है। जीनत खिड़की का शीशा टूटने पर जरूर दौड़ी आती। उसकी बात से मैं भी फिक्रमंद हो गया। मैंने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर मैं विक्रम के साथ चल दिया। पहले किचन में पहुंचा। वहां चूल्हा जल रहा था और खाने पीने का सामान रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाना पकाते हुए अचानक वहां से चला गया। विक्रम ने हैरत से किचन का जायजा लिया, फिर आहिस्ता से मुलाजिमा को आवाज दी, मगर जवाब में खामोशी रही। वो फिक्रमंदी से बोला, सर्वेंट क्वार्टर में जाकर देखता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा खुला हुआ था। हम अंदर दाखिल हुए तो पलंग पर जवान उम्र की एक औरत बंधी पड़ी थी। उसके हाथ पांव दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा ठूसा हुआ था। फर्श पर एक आदमी भी बंधा पड़ा था, उसके मुंह में भी कपड़ा ठूसा गया था। वो दोनों होश में थे। हमें देखकर औरत ने हलक से आवाज निकालने की कोशिश की, मगर बहुत खफीफ सी ऊं की आवाज निकाल सकी। विक्रम ने आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा निकाला, फिर फर्श पर पड़े हुए आदमी के मुंह से भी कपड़ा निकाल दिया। वो दोनों चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेते रहे। इस दौरान में हम दोनों उनके हाथ पांव खोलते रहे। फिर औरत नकाहत ज़दा लहजे में बोली, साहब जी, घर में डाकू आ गए थे। मैंने खुद एक आदमी को खिड़की के पास देखा था। मैं खाना पकाते हुए बाहर निकली थी और अशरफ को बुलाने क्वार्टर में जा रही थी। उस डाकू ने भी मुझे देख लिया। मैं घबरा कर क्वार्टर की तरफ भागी। वो भी तीर की तरह मेरे पीछे आया और मेरी गर्दन दबोच कर बोला, आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। अशरफ ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसने पीछे देखे बगैर अशरफ के सीने पर ऐसी लात मारी कि ये बेजान होकर गिर गया। फिर उसने हम दोनों को बांधा और मुंह में कपड़ा ठूंस कर बाहर निकल गया। अशरफ बेचारा तो उस वक्त बेहोश था, मगर मैं होश में थी। फिर कुछ देर के बाद मैंने शीशा टूटने की आवाज सुनी और ड्राइंग रूम से आप लोगों के बोलने की आवाजें आने लगी। वो एक ही सांस में बोलती चली गई। वो आदमी लंबा तड़ंगा और बहुत जानदार था साहब, अशरफ ने कहा। फिर उसने अचानक ही मेरे सीने पर लात मार दी। मैंने तो पीछे से उसके सर पर डंडा मारना चाहा था। मैं फौरन ही समझ गया कि ये हरकत विजय की है। अशरफ हुलिया भी उसी का बता रहा था। मैंने कहा, घर में वाकई डाकू आ गए थे। उन्होंने चौकीदार को भी बेहोश कर दिया है। डाकुओं का एक आदमी जख्मी भी हुआ था, मगर वो बच कर निकल गया। अब तुम दोनों के लिए भी सख्त खतरा है। डाकू ने तुम्हें भी देख लिया है। मैंने उन्हें दहशतज़दा करने को कहा। तुम लोग सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ, 1-2 महीने के बाद वापस आ जाना। फिर मैंने विक्रम से कहा, क्यों नवीद, तुम्हारा क्या ख्याल है? विक्रम बोला, वो डाकू वाकई बहुत खतरनाक हैं। तुमने तो उनके एक साथी को देख भी लिया है।
मेरा मशवरा है कि सुबह तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, और अभी तुम अपने क्वार्टर का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद करके बैठो। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तुम्हें बंगले में आने की जरूरत नहीं है, वरना वो लोग खामखा तुम्हें भी परेशान करेंगे। औरत सहम कर बोली, साहब जी, अब तो वो डाकू यहाँ नहीं आएंगे ना? मैंने कहा, अभी तो खैर नहीं आएंगे, मगर किसी भी वक्त आ सकते हैं। तुम उनके बारे में किसी से कोई बात मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। हमारे बाहर निकलते ही उन दोनों ने क्वार्टर का दरवाजा बंद कर लिया। हम वापस बंगले में पहुंचे तो तैमूर ने गोपाल की लाश और प्रताप को विक्रम की गाड़ी में ठूस दिया था। वो और इरफान जाने की तैयारी कर रहे थे। वो लोग जाने लगे तो विजय भी वहीं आ गया। मैंने इरफान से कहा कि बाल्टी में पानी लेकर कारपेट से खून के धब्बे साफ कर दो और ये बिखरे हुए शीशे समेट लो। उसके बाद तुम चौकीदार को होश में लाओगे और उसे डांट टपट करोगे कि उसके होते हुए बंगले में डाकू कैसे घुसाए। यही बहाना बनाकर तुम उसे मुलाजमत से निकाल दोगे। विक्रम ने पूछा, क्या उसे नौकरी से निकालना जरूरी है? मैंने उसे झिड़क दिया, कहा, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। चौकीदार और मुलाजिमों के जाने के बाद ये ठिकाना हमारे लिए बहुत महफूज हो जाता। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ, कहा, हाँ अब तुम सुनाओ, यहाँ तक कैसे पहुंचे? कांता का क्या हाल है? वो तो मुझे गालियां देती होगी कि पलटकर उसकी खबर भी न ली। विजय के चेहरे पर दुख का साया सा लहरा गया। फिर वो शिकस्ता लहजे में बोला, कांता अब आपको कुछ नहीं कहती, कभी कुछ नहीं कहेगी। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने वहशतज़दा अंदाज में पूछा, क्या बात है विजय? कांता खैरियत से तो है? वो बोला, वो हमेशा के लिए शांत हो गई है कामरान साहब। उसने आपका बहुत इंतजार किया, मगर आपने लौट कर उसकी खबर ही न ली। फिर आपके दुश्मनों ने उसे अजियत दे देकर हलाक कर दिया। मैं इतनी जोर से चीखा कि विक्रम चौंक कर मुझे देखने लगा। मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थीं। वो मासूम लड़की मेरी वजह से जान हार बैठी थी। मैं जानता था वो कितनी शिद्दत से मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे वक्त ने मोहलत ही न दी कि मैं उससे तसल्ली के दो बोल ही बोल लेता। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मासूम लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था और आंखों के गिर्द अंधेरा सा छा रहा था। मैंने शिकस्ता लहजे में पूछा, किसने कत्ल किया है उसे? उस लम्हे मुझे अपनी ही आवाज अजनबी लगी। क्या उसके चचा ने या? विजय ने मेरी बात काट दी, बोला, नहीं। फिर वो चौंक कर बोला, खुद को संभालें कामरान साहब, आप रो रहे हैं। उसके कहने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं भी आखिर इंसान हूँ विजय, मेरे सीने में भी दिल है। अपने किसी प्यारे की मौत पर मुझे रोने का हक तो दो, और मैं तो उसे तुम्हारी हिफाजत में छोड़कर आया था। फिर दुश्मन उस तक कैसे पहुंच गए? विजय ने कहा, यह भी कांता की जिद की वजह से हुआ है। उसने अपनी तमाम जायदाद बेच दी थी। बेचने के बाद मिलने वाली रकम, अपने तमाम जेवर और बैंक बैलेंस उसने स्विट्जरलैंड के एक बैंक में शिफ्ट कर दिया था, आपके अकाउंट में। उसने जैकेट की जेब में हाथ डालकर प्लास्टिक का एक फोल्डर निकाला और उसे मेरे हवाले कर दिया। बोला, इसमें कांता का वो खत भी है जो उसने आपके नाम आखिरी बार लिखा था, और उसकी एक तस्वीर भी। मैंने फोल्डर लेकर बेजारी से मेज पर डाल दिया और विजय से कहा, तुम मुझे ये बताओ कि उसे किन लोगों ने कत्ल किया है। मैं कसम खाता हूं कि उसके कातिलों को इतनी इबरतनाक मौत मारूंगा कि उनकी आइंदा नस्लें भी मेरे नाम की दहशत से थर्राएंगी। विजय ने कहा, उसका एक कातिल तो अभी अभी आपके हाथों मारा गया है। गोपाल दास उसे कत्ल करने वालों में शामिल था। मैंने कहा, यह तुम मुझे अभी बता रहे हो? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारता। फिर मैं कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मगर कांता उनके हत्थे चढ़ कैसे गई? मैंने तो उसकी हिफाजत का ऐसा इंतजाम किया था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। विजय ने कहा, अपनी सारी जायदाद बेचने के बाद और तमाम रकम आपके अकाउंट में शिफ्ट करने के बाद वो पाकिस्तान आना चाह रही थी। इसी दौरान में विनोद पांडे के किसी साथी को सुनगुन मिल गई। उसने ये इत्तला गोपाल दास को पहुंचा दी।